हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर डेली करंट अफेयर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आगे अपना इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पति के संपत्ति में महिलाओं को किस प्रकार का अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाई है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामित्व। इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब होता है कि जो पति की संपत्ति में महिलाओं का कुछ अधिकार हो उसमें, क्योंकि पति जब तक जिंदा है उसको महिलाओं को उनका अधिकार, उसमें जमीनी अधिकार तो नहीं दिया जाता है। अगर मर गया है पति तो तभी दिया जाता है, नहीं तो ऐसे तो जल्दी नहीं दिया जाता है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड सरकार पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश को पारित किया है। यह अध्यादेश जो है आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर को देखते हुए इसको लाया गया है कि जो पुरुष होते हैं वो बड़ी संख्या में पलायन कर जाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं खेती के लिए, तो उसी को देखते हुए इसको लाया गया है। अध्यादेश में कहा कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने पर केंद्रित की जा रही है, जिससे क्या होगा कि जिन्हें महिलाएं अपना गुजार और बसर कर पाएंगी और खुद को कृषि पर निर्भर करना पड़ेगा, उनको खुद पर कृषि पर निर्भर हो पाएंगी। अब क्या होता है कि जब पुरुष है, पुरुष के साथ भी महिलाएं कृषि में काम करती हैं, तो इससे क्या हो कि जब पुरुष ना हो या खुद पर ही खुद की कृषि पर निर्भर हो जाए महिलाएं, इसी की वजह से इसको लाया गया है। हालांकि देखा गया है कि जो पति जो थे मुख्य रूप से सिर्फ भारी श्रम और गहन पर काम करते हैं, जिसमें खेत की जुताई करना हुआ और भी उसका खेत का सारा काम करना हुआ। तो इसमें पत्नियां भी कंट्रीब्यूट करती हैं, अपना भाग देती हैं। लगभग माना जाता है कि 90% महिलाएं जो होती हैं वो काम करती हैं उसके साथ। तो इसी को देखते हुए फिर इसको लाया गया। उत्तराखंड के बारे में अगर देखें तो उत्तराखंड की राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के उत्तराखंड में राजधानी दो है, गैरसैंण राजधानी है जो समर राजधानी है, और देहरादून राजधानी जो विंटर राजधानी है। यहाँ राज्यसभा की सीटें 3 है और लोकसभा की सीटें 5 है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाकर सत्र को आहूत किया गया, को शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में ऐसा 58 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पे राष्ट्रगान गाकर के सत्र की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नागालैंड विधानसभा में राज्य गठन के 58 साल में पहली बार राष्ट्रगान के साथ सत्र की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में वहां पे 13वां विधानसभा 7वें सत्र की शुरुआत की गई, जिसे जहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने अभिभाषण में राष्ट्रगान के साथ सत्र की शुरुआत की है। आप सोच रहे हो कि 58 साल में ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो कुछ कम्युनिटी हैं, कुछ लोग जो थे वहाँ अपना एक अलग देश या अलग राज्य, अलग विशेष राज्य का मांग कर रहे थे, जिससे कि उनका अलग झंडा हो, अलग ही उनका कानून चले, अलग ही संविधान हो। इसी को लेकर के वहाँ पर काफ़ी दिनों से टसल हुआ करता था, मांग चलती थी। तो अभी जो वहाँ के राज्यपाल हैं इन सबको सही करके जो मामला थे, उसके बाद में ये राष्ट्रगान गा करके शुरुआत की गई है। नागालैंड अगर राज्य को देखा तो 1 दिसंबर 1963 में ये अस्तित्व में आया था, जिसे भारत में शामिल हुआ था। यहाँ के उत्तराखंड के बारे में तो गवर्नर जो है RN रवि है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो है। यहाँ पे राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में भी 1 सीटें हैं। और जहाँ की हाई कोर्ट है वो असम की गुवाहाटी का बेंच यहाँ पर करती है।
इसका लोकेशन देखें तो ये पूर्वोत्तर राज्य है हमारा, जिसके यहाँ चीन है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, और इसके ऊपर भी यहाँ भूटान है। असम जो अपना राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, माफ करिएगा, नागालैंड जो अपना सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मणिपुर है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है जैसे म्यांमार है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 44 साल बाद मंदिर परिसर में शुरू करने की अनुमति दी गई है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि 44 साल बाद मतलब ऐसा क्या हो रहा है? हो तो था, मतलब नृत्य होती थी और ये महोत्सव मनाया जाता था। ये 47वां महोत्सव है, मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता था कि मंदिर के परिसर में नहीं मनाया जाता था। यह नृत्य मंदिर के परिसर में नहीं होता था, मंदिर के बाहर होता था। तो इसी की अनुमति मिली है कि अब मंदिर के अंदर कराया जाएगा इस नृत्य को। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 47 जो महोत्सव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। इसमें इसका जो मंदिर होता है भव्य कलाओं से सजाई जाती है, अच्छी तरह से होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर्यटकों की बहुत भीड़ लगती है। इसमें कहा गया कि गीत चंद्रा जो है वहाँ के, वो उन्होंने, उनकी जो मंडली है, उन्होंने भरतनाट्यम किया, और दीपक महाराज जो हैं वहाँ उन्होंने कथन को प्रदर्शित किया है अपना। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राष्ट्र के साथ भारत ने पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस जो है एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश माना जाता है जो हिंद महासागर में स्थित है। उसी के साथ भारत पहली बार ऐसा कर रहा है, जो अफ्रीकी देश का, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक ऐसा ही पहला देश है जिसके साथ मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये एस जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। इस एग्रीमेंट को CECPA के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसे कहा जाता है। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। भारत और मॉरिशस ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कृषि, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक के तहत 300 से अधिक घरेलू सामान जो है मॉरिशस में एक रियायती सीमा शुल्क पर बाजार में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि जो हमारे वाणिज्यिक सचिव हैं अनूप वाधवन और मॉरिशस की क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सचिव राजदूत हेमाडोयल डिम्बल ने यह जानकारी दिया है। उसी के साथ यहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहे। मॉरिशस की अगर लोकेशन देखें तो ये है अरब सागर, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है इंडियन ओशियन, ये है मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये है मोजाम्बिक, और यहाँ पे है मॉरिशस। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन का इंसानों में पहला मामला देखा गया है? तो उसका सही आंसर होगा रूस। रूस में ऐसा मामला पहली बार देखा गया है कि जो पक्षियों से मनुष्य में होते हैं, जिसे जोनोटिक डिसीज कहते हैं। अगर किसी जानवर या किसी पक्षी से कब जो वायरस होता है वो इंसान में चला जाता है तो उसे जोनोटिक डिसीज कहते हैं। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना एक प्रकार का जोनोटिक डिसीज है।
जो एक पक्षी से एक मनुष्य में आ गया है। बर्ड फ्लू कैसे होता है? बर्ड फ्लू ये पक्षियों के संपर्क में आने से होता है, या जो मुर्गी फार्म जिसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं, इसके संक्रमण में जो आते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो कार्य करते हैं, जो लोग होते हैं वर्कर्स, उनको हो जाता है। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। वेक्टर रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक अन्ना पापोवा ने रूसी मीडिया को बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H5N8 स्ट्रेन में मानव संक्रमण के पहले मामले को पुष्टि की गई है। यह रूस के दक्षिण में पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारियों को ये हुआ है। अगर एक प्रकार का और भी होता है, H5N1 की बीमारी होती है, जिसे भी ये जो अभी हाल ही में 2020 में भारत में चल रहा था, काफ़ी दिनों से केरल में देखा गया था, राजस्थान में देखा गया था, मध्य प्रदेश में। केरल में सबसे पहले कावे मरे थे, वहाँ के बतख थे वो मरे थे। मध्य प्रदेश में जो माइग्रेटरी पक्षी थी उनको हुआ था, तो कुछ पक्षियाँ वहाँ पे मरी थी, जिसे H5N1 देखा गया था। इससे थोड़ा हट करके देखें तो अगर स्वाइन फ्लू एक नई बीमारी जो थी 2009 में, उसी की एक नस्ल थी, अलग प्रकार का नस्ल था, A/H1N1 प्रकार का एक अलग था। इसका अगर और भी रूप देखें तो इन्फ्लुएंजा सी वायरस और उपभेद इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है, इसके अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं, जिसे H1 है, N1 है, H2 है, N2 है, H3 है, N3 है। ऐसे 2-3 नाम उनको निरूपित किए गए हैं, उनका नाम दे दिया गया है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित करने के कारण कांग्रेस समर्थन सरकार गिर गई है? तो उसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी में अभी कांग्रेस, वहाँ के मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित कर, वहाँ के राज्यपाल ने कहा कि बहुमत साबित करिए, क्योंकि अल्पमत लग रहा था। वहाँ के विपक्षियों ने लेकर आया, प्रस्तावित कर किया, जिससे वहाँ की सरकार ने बहुमत साबित नहीं कर पाया और उनकी सरकार का समर्थन नहीं हो पाया और सरकार गिर गई। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार का गठन किया जाता है। अगर कोई सरकार है, चुनाव जीत कर आई है, उसके पास बहुमत है, तो वो सरकार का गठन कर सकती है। बहुमत सिद्ध के बाद सरकार अपना कार्य कर सकती है। लेकिन अगर विपक्ष पार्टी को लग रहा है कि ये अल्पमत है, इसके पास इतना मत नहीं है कि ये सरकार मतलब अपना सत्ता चला सके, तो विपक्ष क्या करती है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार द्वारा अपने पक्ष में सदस्यों को वोट करने को होता है कि जो सदस्य हैं, जो पार्टी जीत कर आई है, बहुमत प्राप्त करके आई है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो जिसके खिलाफ लाया जाता है, वो उनके सदस्य वोटिंग करते हैं अपने पार्टी के खिलाफ। अगर अपने पार्टी में करते हैं, अगर विश्वास सिद्ध हो गया है तो पार्टी बरकरार रहेगी, मतलब सरकार चलेगी, सत्ता रहेगा। नहीं तो अगर नहीं हो पाया, बरकरार नहीं हो पाया है, तो सत्ता गिर जाएगी। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत लाई जाती है, और इसकी कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार जो होता है, इसमें दिया गया। आर्टिकल 118 के अंतर्गत लोकसभा के नियम 198 यह प्रावधान दिया गया है कि संसद में लिखित रूप से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, लगभग 50 सदस्यों का सहमति हो कि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया जा रहा है, तो 50 सदस्यों की सहमति सिग्नेचर होती है, वो लाई जाती है लोकसभा अध्यक्ष के सामने। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि उसको अपने सभा में पढ़ करके सुनाता है कि इस पार्टी के खिलाफ ये विश्वास मत लाया गया है। ऐसे राज्य विधानसभा में भी होता है इसी प्रकार का। उसमें भी इसी प्रकार से लाया जाता है। जो विपक्षी पार्टी होती है वो लेकर आती है, और वहाँ के जो लोग अध्यक्ष होते हैं वो पढ़ करके सुनाते हैं। तो यही अभी हाल ही में पुडुचेरी में यही हुआ है। वहाँ के जो तमिलनाडु के
राज्यपाल जो है तमिलिसई सौंदरराजन, क्योंकि अभी वहाँ के जो राज्यपाल थे उनको हटा दिया गया है और इनको कार्यभार दे दिया गया है तमिलिसई सौंदरराजन को। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को देखा है और वहाँ की जो पार्टी है विपक्ष पार्टी, उनको कहा कि उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव पारित किया, और जो पक्ष पार्टी है नारायण स्वामी की पार्टी थी, उन्होंने अपना मत साबित नहीं कर पाया, बहुमत साबित नहीं कर पाया और उनकी सरकार गिर गई है। तो आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो अगर आप सभी अभी तक अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप सब लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।